नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और जवाब तो चाहिए के साथ मैं हूं दीपक कुमार। पंजाब के पटियाला में 29 तारीख को खालिस्तान दिवस मनाए जाने के पन्नू की घोषणा के बाद, जी हां, सेक्ट फॉर जस्टिस की घोषणा के बाद पटियाला में इसके विरोध में एक मार्च निकाला गया, लेकिन इस मार्च को बीच रास्ते में रोका गया और दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। तलवारें चलाई गई, पथराव किया गया और हालात ऐसे बने कि पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। तो इन पूरे घटनाक्रम के बीच जब कार्रवाई की बात आई तो अब लगातार कार्रवाई हो रही है। 6 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, 25 लोगों को नामजद बनाया गया है और इस पूरे हिंसक गतिविधियों से जुड़े लोग को अरेस्ट किया जा रहा है। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है और उनमें से एक इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, जो कि खालिस्तानी समर्थक है और पन्नू का पिट्ठू कहा जा रहा है उसे। पहले से भी उस पर कई ऐसे मामले दर्ज थे, जैसे दंगा भड़काने से जुड़ा मामला, आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातों को प्रसारित करने का मामला। इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। आगे क्या स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि खालिस्तान का ये मुद्दा पंजाब के लिए वो नासूर है जो पंजाब की हरी भरी धरती को शमशान में बदल सकता है। ऐसे खतरनाक हालात बन सकते हैं। तो इस पर हम कुछ सवालों के जवाब लेंगे, कुछ मेहमानों से बातचीत करेंगे, इस मामले के जानकारों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं कि बीते 2 दिनों में क्या कुछ हुआ। देखिए, पंजाब के पटियाला में शिवसेना, हिंदुस्तान और खालिस्तान समर्थकों के बीच हुई हिंसा के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण है। हिंसा के दौरान काली मंदिर पर हुए हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने पटियाला में बंद का ऐलान किया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि काली मंदिर का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर पर हमला करके बेअदबी की है। खालिस्तान समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू समाज सड़क पर उतरने को मजबूर हुआ। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाकर घटना की तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। मगर सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर खालिस्तानियों की गिरफ्तारी कब होगी। सरकार ने पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल और एसएसपी नानक सिंह को हटा दिया है। अब मुखविंदर सिंह छीना नए आईजी और दीपक पारेख नए एसएसपी होंगे। सिटी एसपी को हटाकर वजीर सिंह खैहरा को लाया गया है। डीएसपी अशोक कुमार को भी हटा दिया गया है। पुलिस ने हिंदू संगठनों को रोष मार्च न निकालने को मना लिया है, मगर हिंदू संगठन अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हिंदू संगठनों ने मंदिर पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पटियाला में कई जगह पर इंटरनेट सेवा बंद होने की खबर है। पुलिस फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है, मगर जो पूरे घटना को अंजाम देकर पंजाब को जलाना चाहते थे, वो अब भी पकड़ से बाहर है, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। चलिए, तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर एसएस चन्नी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये पंजाब के फॉर्मर होम सेक्रेटरी रह चुके हैं और साथ ही सीआईसी भी रह चुके हैं पंजाब के, तो इनके पास काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां रहती है और हम उम्मीद करेंगे कि ये कर्तव्य निर्वहन को देखते हुए अपने दायरे में जो भी जानकारी सार्वजनिक करनी संभव हो वो हमारे दर्शकों के लिए सार्वजनिक करेंगे, ताकि जो मौजूदा स्थिति बन रही है और पिछले जो हालात इस देश ने देखे हैं पंजाब में खालिस्तान उग्र आंदोलन को लेकर, उससे जुड़ी घटनाक्रम हमारे दर्शक अच्छे से समझ सके। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर एसएस चन्नी जी से ही शुरू करते हैं। चन्नी जी, आपको पिछली बार जो हुआ था खालिस्तान से जुड़ा आंदोलन जब उग्र स्वरूप में पंजाब में देखने को मिला था, उन घटनाओं की स्मृति भी आपके समक्ष है और अब जो हो रहा है और आगे ये जहां जा रहा है, हम चाहेंगे कि इन परिस्थितियों को आप हमारे दर्शकों के सामने थोड़े समझाएं।
दीपक जी, मैं आपको वैसे जरूर तो नहीं पर बता देना चाहता हूँ कि मैं डेज ऑफ मिलिटेंसी इन 90s मैं डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर था, जी। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के साथ। और फिर 5 साल मैं लुधियाना में भी रहा, जब अतवाद वहाँ भी बहुत पूरे जोरों पर था। जी। और ड्यूरिंग प्रेजेंट रूल भी रहा और इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ भी रहा। तब ये बात चलती थी, बहुत कुर्बानियां लोगों को देनी पड़ी, बहुत नुकसान हुआ सभी का, चाहे वो मिनॉरिटी कम्युनिटी थी चाहे मेजोरिटी कम्युनिटी थी, क्योंकि दिन में राज होता था पुलिस का, रात को राज होता था आतंकवादियों का। और वो जो कहते थे वही करवा लेते थे, और लोग हमारे पास शिकायत भी नहीं करने आते थे हम्म। क्योंकि वो डरते थे। और कोई भी जो ऑर्डिनरी सिटीजन होता है, कॉमन सिटीजन होता है, उसको पीस चाहिए और उसको प्रोटेक्शन चाहिए। और जो भी प्रोटेक्शन दे सकता है, जो भी सरकार, चाहे सरकार दे चाहे कोई आतंकवादी संगठन दे, लोग उसके साथ उनको मजबूर होना पड़ता है। जी। ये मेरा तजर्बा है। तो जब जैसे ही हम्म। खालिस्तानी जहां एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के साथ नहीं थे, दे नेवर वांटेड, पर उनकी मजबूरी थी। जी। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि एक खबर आई थी कि लुधियाना में एक्सटॉर्शन राइट्स, हम्म। एक जथेबंदी ने दूसरी जथेबंदी को 64 करोड़ में बेचे। मतलब कि अब एक्सटॉर्शन आप यहाँ से करें क्योंकि वहां तो पैसा बहुत है, जी। और आपको ये आप काम ये मतलब लाइक दैट। हम्म। अ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कभी भी इनके साथ नहीं थे, इसीलिए वो मूवमेंट तभी इसलिए हुई कि जो हमारी पंजाब के जो लोग हैं, जो हमारा सभ्याचार है, रोटी बेटी की सांझ है, गुरुओं पीरों पैगंबरों की धरती है, और लोग एक साथ रहते हैं। उनके जो उनका अगर हमें सहयोग ना मिलता, जैसे आप JNK में मान लो कि आम जनता जो है वो जो देश के वक्फवादियों के साथ है, तो वहां सहयोग पूरा नहीं मिलता। जी। पर हमारे लोगों ने सहयोग दिया कि हमें कामयाबी मिली और हम कामयाब रहे। हम्म। पर वो तो स्थिति निकल गई है अभी, लकीली हम वी आर आउट ऑफ इट, और वो काफी लंबा टाइम 2-3 दहाके उसमें बिल्कुल। निकल गए। SS चन्नी जी, आप ये सौभाग्य मान रहे हैं कि हम उन परिस्थितियों से निकलकर बेहतर भविष्य की ओर जा रहे थे, लेकिन ये अचानक बीच में एक अड़ंगा आ गया जो चल रहा था, जो अब तक चल ही रहा था। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गया, सोशल मीडिया पर इस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया गया। उस समय ये मुद्दा और भी सुर्खियों में आया, काफी हंगामा खड़ा हुआ। और फिर अब जो हालात बन रहे हैं सत्ता परिवर्तन के बाद पंजाब में, वो चिंता का विषय है कि क्या शासन प्रशासन इन चुनौतियों से समझौता कर रहा है, क्या इन चुनौतियों का डटकर सामना नहीं किया जा रहा है। हम संक्षेप में आपका एक छोटा सा जवाब जानना चाहेंगे और उसके बाद फिर अगले मेहमान के पास चलेंगे। चन्नी जी। हाँ दीप जी, मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जब प्रधानमंत्री जी का 5 जनवरी को दौरा था, तो वो शरेआम, मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम के चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी शरारत थी कि उन्होंने वहां लोगों को इकट्ठा होने दिया और प्रधानमंत्री को एक्सपोज किया इन हाईली बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट और बॉर्डर एरिया में, जी। के 20 मिनट उनको उनका काफिला वहां रुकना पड़ा उनको। तो उसके बाद भी उन्होंने बजाय कि ये कहते कि कोई गलती हुई है, और ही यूज्ड टू टेक क्रेडिट, एंड ही इन्फॉर्म प्रियंका गांधी, आई डोंट नो इन व्हाट कैपेसिटी, हम्म। और उसको इन्फॉर्म किया जैसे उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जी। तो वो बहुत बुरा हाल रहा, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और तभी से जो पंजाब को मिलने वाला था उसमें भी डिक्का आ गया, हम्म। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्या क्या घोषणाएं करनी थी और वो भी रह गई, और जो माहौल था वो भी बहुत तनावपूर्ण हो गया। मैं एक चीज अभी आपको जो जो प्रेजेंट है सिचुएशन, इसके संदर्भ में बताता हूँ जी। कि यहाँ कोई इशू नहीं था। जो शिवसेना का जो हरीश सिंगला जो है, जी। ये कार्यकारी जो प्रेसिडेंट है उनका, उन्होंने भी इसको ओन नहीं किया, किसी भी ने नहीं किया। और इस बंदे को एक्स कैटेगरी की जो सिक्योरिटी दी गई है, वो कांग्रेस सरकार, पिछली सरकार ने दी है, हम्म। और इस सरकार ने भी जारी रखी हुई है। इसके पास व्हीकल भी है और 10 बंदों की सिक्योरिटी भी है। जी। तो ये सरकार पता नहीं क्या चाहती है। और मैं कहना चाहता हूँ
कि शायद पंजाब का दुर्भाग्य है कि पंजाब में जो लोगों ने इतना बहुत बड़ा मैंडेट 92 सीट्स का दिया आम आदमी पार्टी को, वो बदलाव के लिए दिया था, वो बदलाखोरी के लिए नहीं दिया था। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एक तो जो सरकार बनी है टोटली इनएक्सपीरियंस्ड है, किसी के पास कोई तजर्बा नहीं है, एक किसी को काम करने भी नहीं देते, काम करना भी नहीं आता। और दूसरा क्या है कि जिनसे जो गाइडेंस लेते हैं उन्होंने तो कभी लॉ एंड ऑर्डर हैंडल ही नहीं किया। जब दिल्ली सरकार के साथ जहां बात वहां उनकी यहाँ जैसे पंजाबी में बोलते हैं तूती बोलती है, वो जो कहते हैं वही होता है। और कल भी सीएम साहब चले गए दिल्ली, बजाय कि इनको पटियाला में आना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा एक डेढ़ महीने में ऐसा कर्फ्यू लग जाना और ऐसे हालात बनने नई सरकार के लिए ये कोई शोभा भी नहीं देते। और आने वाले समय में भी ये अच्छे हालात बनने नहीं। बिल्कुल यही चिंता का विषय है कि हालात कहीं और ना बिगड़ जाएं। गिरफ्तारियां तो हो रही है, लेकिन इन गिरफ्तारियों से ऐसे लोग एक बात और करना चाहता हूं कि देखो जो लोग हैं, ये सीएम साहब ने स्टेटमेंट दी कि ये दो पार्टियों का मुद्दा है, अकाली बीजेपी और मे बी कांग्रेस। तो जो ये परवाना जी जिसको इन्होंने पकड़ा है, जो मास्टरमाइंड है, वो तो किसी पार्टी का बंदा नहीं है। और जो दूसरा हरीश सिंगला है वो भी बीजेपी का बंदा नहीं है। किसी पार्टी ने तो किसी अभी ओने नहीं किया किसी को, किसी पार्टी ने अभी तक नहीं ये कहा कि ये, और कोई लिंक भी नहीं साबित हुआ। और टोटल फेलियर है जब इनकी खुद की इंटेलिजेंस डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की इनको बार बार वार्न कर रही है कि ये 29 अप्रैल को ये चीजें होने वाली हैं। और अगर ये थोड़ा सा अभी प्रिवेंटिव एक्शन ले लेते तो आज ये सिचुएशन हमें नहीं। बिल्कुल यही बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या सरकार इनसे समझौते की नीयत रखती है या फिर इस समस्या के समाधान का भी इरादा है। हमारे साथ महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष मनविंदर सिंह टोनी राणा जी जुड़े हुए हैं। मनविंदर जी, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो खालिस्तान उग्रवाद एक बार फिर से सर उठा रहा है, क्या आपको लगता है कि सरकार इससे निपटने की पूरी तैयारी है और ये अचानक से ऐसा क्यों होने लगा है? सरकार अपनी जिम्मेवारी सही से निभाती है सर। सरकारें लड़ने के लिए पूरा सरकार में ताकत होती है, पर कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत लगती है इनसे। क्योंकि आपने देखा होगा जो वीडियो में पुलिस मुलाजिम भी उनके साथ जा रहे हैं, जबकि पुलिसों की जिम्मेवारी बनता था उनको रोकना खालिस्तानियों को। कहीं ना कहीं सरकार के दिल में खोट है, दिमाग में खोट है, जिसलिए क्योंकि जिस दिन से भी जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पंजाब का माहौल खराब होता जा रहा है। ये आप इसको चाहे एक्सपीरियंस की कमी लगा लो या कहीं ना कहीं इनकी जो नीयतों में फर्क है। जी, नियत की बात सब उठा रहे हैं। सर्वेश्वर जी, आपके पास आते हैं। अभी जैसा एसएस चन्नी जी बता रहे थे कि लोगों को ये स्वीकार नहीं था, इसलिए खालिस्तान समर्थक अपने मंसूबे में पिछली बार भी कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन इस बार भीड़ में जो युवा दिख रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि पिछली बार क्या हालात बने थे पंजाब में। ये जो पूज्य धरती है, 5 नदियों की धरती है, ये रक्त रंजित हो गई थी। नदियों में खून उतर आया था और पानी लाल हो गया था। उन्हें तो पता भी नहीं होगा क्या होगा अगर इसी तरह से हालात आगे बढ़ते रहें और बिगड़ते रहें तो। देखिए दीपक जी, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को सुना जी। अगर उनको इतना कंसर्न था तो जब वो अकाली जी के साथ सत्ता में थे तो पंजाब को बचाते, लेकिन ड्रग्स की आग में झोंकने में इनका भी हाथ था और इसीलिए इनके हाथ से कांग्रेस ने सत्ता छीन ली। और आज ये आम आदमी पार्टी इस पे एक बार आरोप लगा नहीं है। देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इसके गहराई तक में जाना चाहता हूँ। देखिए, ये घटना क्यों हुई है, आप हम सभी जानते हैं कि 29 अप्रैल को सिख फॉर जस्टिस संस्था जो है, जिसके सर्वेसर्वा गुरवंत सिंह पन्नू है, उन्होंने पंजाब के युवाओं को कहा था कि आप जो सिक्स फॉर जस्टिस का स्थापना दिवस मनाए, और उसी को रोकने के लिए जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की यूनिट थी वो सड़कों पे उतरी।
तो इस चीज को समझना पड़ेगा, ये खालिस्तानी माइंडसेट के पीछे आम आदमी पार्टी का क्या रोल है, वो सिरे से नकारती है। लेकिन आप देखिए इस घटना के बाद जो भी क्रिया प्रतिक्रिया आ रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के और आम आदमी के नेताओं का, अगर आप उनको सुनोगे तो उसमें वो कहीं भी खालिस्तान का वो ये नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके पक्ष, मतलब उसको नकार नहीं, उसको मतलब कंडेम कहीं नहीं कर रहे हैं जी, कंडेम नहीं कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? खालिस्तानी संगठन क्या है? देखिए 2007 में खालिस्तान सिख फॉर जस्टिस जो है इसकी स्थापना हुई थी। उस समय हमारे देश में जो सत्ता थी यूपीए के हाथ में थी, हमारे तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे। उस सरकार ने कुछ नहीं किया। 2014 में जब सत्ता बदली, बीजेपी की सरकार आई है, तो उस सरकार ने इस पे सिरे से देखना शुरू किया। 2018 में जब ये सिख फॉर जस्टिस ने ऐलान किया कि 2020 रेफरेंडम करेंगे, कि विश्व भर में जहां जहां सिख समुदाय के लोग हैं वो ये पार्टिसिपेट करेंगे और वोट करेंगे कि क्या खालिस्तान एक पंजाब को मिला के एक खालिस्तान देश बनना चाहिए। भारत सरकार हरकत में आई और इस संस्था को बैन की और इस पे यूएपीए के तहत मुकदमा रजिस्टर किया। 2020 में इस गुरबंश सिंह पन्नू को आतंकवादी घोषित किया और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के तार इससे जुड़े हैं। देखिए चुनाव पूर्व जो आशंका जताई जा रही थी और वही आशंका हुआ है। देखिए ये जो एक चिंगारी है अलगाववाद की, पंजाब को अलगाववाद में झोंकने की पूरी तैयारी है और ये चिंगारी ही पटियाला से उठी है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और प्रेजेंट गवर्नमेंट की इसमें लिप्तता पूरी तरीके से पाई जा रही है। क्योंकि देखिए उसके एक भी नेता ने, या तो भगवंत मान ने जो वहां के सीएम है पंजाब सूबे के, उन्होंने कभी भी इसकी निंदा नहीं की खालिस्तानियों की, क्योंकि जो भीड़ आई थी उसमें खालिस्तानी समर्थक थे जी। जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो यूनिट थी उन्होंने इसका विरोध किया था सिख फॉर जस्टिस का, कि खालिस्तान स्थापना दिवस मनाने का, तो उसको रोकने के लिए क्यों ये लोग आए? ये खालिस्तानी के सपोर्टर्स थे और उसके साथ जैसा कि सब भी बता रहे हैं कि पुलिस भी सहयोग कर रही है। तो आप हम इस बात की गंभीरता को समझिए कि आम आदमी पार्टी पे अगर कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था तो उस आरोप में सच्चाई है और भारत सरकार ने जैसे ही सर्वेश्वर जी, ऐसे में सवाल है कि ये भी उठता है कि ये जो छोटे छोटे समूह हैं, जो छोटी छोटी टोलियां हैं, छोटे छोटे दल जो खुद को मानकर चल रहे हैं, जैसे अलग अलग चीजें, जो दो दल कल ही भिड़ गए थे, 29 तारीख को जो भिड़ गए थे, वैसे कई ऐसे दल हैं वो अलग अलग अपना एजेंडा लेकर चलते हैं। ऐसे ही मानवेंद्र टोनी जी, आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐसे छोटे समूह जो चिंगारी भड़का रहे हैं, जो ऐसा सर्वेश्वर जी कह रहे हैं, वो चिंगारी अगर एकजुट हुई तो आग लग जाएगी और ऐसे छोटे दलों पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है? क्या लगता है आपको? मनविंदर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच एसएस चन्नी जी के पास चलते हैं। चन्नी जी, बतौर बीजेपी प्रवक्ता आप पर भी ये आरोप वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं कि पार्टी प्रवक्ता होते हुए पार्टी का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की भी कहीं ना कहीं भूमिका है इन सब मामलों में। अगर वो पार्टी चाहती तो इन परिस्थितियों को बेहतर किया जा सकता था। देखो, जो बीजेपी जो पार्टी है, चाहे स्टेट में है चाहे नेशनल लेवल पर, स्टेट में तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम एक सभी, पंजाबी में हमारी गुरबानी में भी है कि सबे सांझी वाल सदैन कोई न दिसै बाहर अच्छी। हमारा कोई बाहर का है ही नहीं, हम सभी को गले लगा के रखते हैं, सभी लोग लगाते हैं। मैं नहीं कहता सिख लगाते हैं, हिंदू भी लगाते हैं, ईसाई भी लगाते हैं, मुसलमान भी लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं। पंजाब का कल्चर और पंजाब को ऐसी गुरुओं की देन है, इसलिए ऐसे काम चल रहा है।
और जगत गुरु हुए जो हमारे गुरु हैं, वो सिखों के केवल गुरु नहीं थे, वो जगत गुरु थे। और उनको जैसा उनका प्रवास रहा, सभी कुछ वो जगत गुरु थे। तो ऐसी हमें शिक्षा मिली है। हम टोटली एंड टोटली कंप्लीटली सभी लोग यहाँ के सेकुलर हैं। ये छोटे छोटे जो लोग हैं, ये बहुत, कितने लोग थे वहां, ये मंदिर में कितने लोग थे, गुरुद्वारा में कितने लोग थे, और शरारती लोग थे। और अभी सरकार खुद कह रही है। और मैं एक चीज का आपको बता दूं, जो काली माता मंदिर है, इसका जो चेयरपर्सन है वो डिप्टी कमिश्नर होता है जी। अभी भी डिप्टी कमिश्नर इसका चेयरपर्सन है। तो इन सबको इतनी वार्निंग दी गई कि आप भैया कंट्रोल करो, ये ऐसा कुछ होने वाला, शरारत होगी। पर पंजाब के लोग कभी भी देखो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अकाली हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शायद आप वाले भी हो, वो कभी भी इन चालों में नहीं आएंगे। और यहाँ कोई खालिस्तान ना कभी बन सकता है, ना कभी बना है। ये बाहर के कुछ लोग हैं, वो यहाँ तो आते नहीं। अगर खालिस्तान बनाना तो कहाँ बनेगा? पंजाब में। तो पंजाब में आके बात करें, पंजाब में तो कोई आता नहीं है। वो बाहर बैठे भाषण देते रहते हैं और हम चिढ़ जाते हैं उनसे। और जहाँ लोग, कुछ लोग हैं जो कहते जी हम इतना नाम देंगे, वो करेंगे। मैं एक चीज आपको जो बताना चाहता हूँ कि 2017 में भी जब इलेक्शन थी, तो केजरीवाल जी मोगा के पास एक टेरेस के घर में रुके, नहीं तो शायद इनकी सरकार 2017 में भी बन सकती थी। तो इसलिए लोग 2 दिनों में सारा पलटा हो गया कि ये तो अतवादियों के साथ इनके लिंक है। अब कुमार विश्वास जी की बात कर लो, उन्होंने भी कहा कि ये तो कहते भी मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, चाहे छोटे से खालिस्तान का क्यों ना बनना पड़े, मैं बनूंगा। और गुरपतवंत पन्नू ने भी जब रिजल्ट आए उसके बाद कहा कि मैंने आपकी सरकार बनाने में बहुत मदद की है। और इनकी हम डेली बहस करते थे। मतलब चन्नी जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब उधार चुका रही है इस तरह के उग्र आंदोलनों को हवा देकर, उन पर काबू न पाकर। कि हम डिबेट करते थे, हमने कहा कि आप कंडेम करो इनको, कि जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको कंडेम करो। इन्होंने कहा हम कंडेम नहीं करेंगे किसी को भी। तो ये मतलब ये चीजें क्या बता रही हैं और कैसी गाइडेंस चल रही है और क्या हो रहा है? जब सीएम ने खुद कहा आईजी बदल दिया, एसएसपी बदल दिया, एसपी बदल दिया, डीएसपी बदल दिया, तो किसकी नाकामी है? और अगर पुलिस की नाकामी है, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, तो होम मिनिस्टर की भी नाकामी है। फिर होम मिनिस्टर क्यों नहीं रिजाइन करता, या होम मिनिस्टर किसी और को क्यों नहीं चार्ज देता? ये गुरपतवंत पन्नू क्या इनका चाचा, फुफड़, मामू, क्या लगता है क्यों नहीं एक्शन लेते? कभी कभी ऐसे मामलों में कहा जाता है कि अपना गला बचाने के लिए अपने अधीनस्थ जो नीचे के लोग हैं उन पर जिम्मेदारी थोपकर उन पर कार्रवाई कर दी जाए। मनविंदर आते हैं आपके पास चन्नी जी। मनविंदर जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनविंदर जी, हम छोटी छोटी टोलियों की बात कर रहे थे, छोटे छोटे समूह जो काफी सक्रिय रहते हैं, और सर्वेश्वर जी कह रहे हैं कि इस तरह की चिंगारियां अगर एकजुट हुई तो आग लगनी स्वाभाविक सी बात है। क्या आपको भी लगता है कि इन चिंगारियों को हवा दी जा रही है, उन्हें रोका नहीं जा रहा है, बुझाने का प्रयास नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि पिछले जब से सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, और एक पन्नू के बयान से ऐसी जो आप जो कट्टरवादी हैं या खालिस्तानी समर्थक हैं, उन लोगों को हवा मिली है। जबकि केजरीवाल का या भगवंत मान, सीएम पंजाब भगवंत मान का भी इसके बारे में कोई बयान नहीं आया। उनको विरोध करना चाहिए था इसका और उनके बारे में बोलना चाहिए था। गुरपतवंत पन्नू शरेआम बोल रहा है कि ये जो सरकार हमारे इशारे पे बनी है, हमारी मदद से बनी है। इसके लिए सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए थी पन्नू के खिलाफ, और बोलना भी चाहिए था। इससे कहीं ना कहीं इनकी मंशा और मिली भगत लगती है जो गुरपतवंत पन्नू से सरकार की। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट है जो इस तरह की पंजाब में वारदातें हो रही हैं। हिंदू और सिख का आपसी भाईचारा खराब हो रहा है। चाहे कोई भी चाहे हिंदू हो या सिख हो, जो ऐसा काम करते हैं हिंदू और सिख तो हम एक ही मानते हैं, हिंदू और सिख अलग अलग नहीं है। बहरहाल सर्वेश्वर जी, घूम फिर कर बात यही आ जा रही है कि सरकार की नीयत साफ नहीं लग रही है और इस तरह के उग्र परिस्थितियों को बढ़ावा देकर कुछ और भी मंशा है उनकी जो पूरा करना चाहते हैं, और पंजाब के लोग अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ कर सकें। दीपक जी, आपका कहना सही है। जैसे कि चन्नी साहब ने बोला कि 2017 में
लोगों को लग गया, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को वोट मतलब सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। और देखिए इस बार लेकिन ये पूरी तरीके से आ चुका था कि पन्नू का जो सहयोग अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिल रहा है, फिर भी वहां की जनता ने फ्री बीच के चक्कर में इसको लेके आए। और उसके बाद देखिए सरकार बनने हुए कितने दिन हुए हैं। जैसे कि उन चन्नी साहब ने बोला कि पन्नू कौन है, उनका फुफ्फड़ है, मामा है, कौन क्या है। तो उसी तरह ना अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक वर्ड निकला है, न पंजाब जो है राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के मुंह से एक वर्ड उसका मतलब बुराई के लिए या उसकी निंदा करने के लिए निकला हो। तो इस चीज को हम समझ सकते हैं। देखिए भारत सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है। वो जो रेफरेंडम की बात मैं उस समय अधूरा छूट गया था, हुआ था, उसमें 40 ऐसे वेबसाइट थे जिसको बीजेपी की भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया। और ये अभी हम बात भी कर रहे थे कि जैसे ही पंजाब का इन्होंने सत्ता हासिल की और शपथ लिए, तो पन्नू का वो लेटर और वीडियो हम सबों ने देखा था। उन्होंने कहा था कि हमने आपकी मदद कर दी, अब आप हमें सहायता करोगे। तो अगर कोई इतना खुल के बोल रहा है और आप उसका कंडेम भी नहीं कर रहे हो, उसकी निंदा भी नहीं कर रहे हो, उस पे राज्य को, देश को स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहे हो जी, उसके बाद अपने आप को कह रहे हो मैं स्वीट टेररिस्ट हूं। मतलब अपने आप को, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था जब ये मामला उठा था, बिल्कुल इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसा नहीं है कि हमने आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं किया ताकि उनका पक्ष भी सामने आए, क्योंकि हमारे सभी मेहमान ये सीधा दोषारोपण कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत नहीं दिख रही है या फिर सरकार इस घटनाक्रम की निंदा नहीं कर रही है। इससे उनकी मंशा क्या है ये भी परिलक्षित होती है। तो हमने प्रयास किया आम आदमी पार्टी का पक्ष जानने को लेकर कि कोई हमारे साथ जुड़े, और जुड़ने की बात कही गई, लेकिन फिर अंतिम समय पर यह कहकर मना कर दिया कि अभी मामला संवेदनशील है और पार्टी की ओर से इसकी अनुमति नहीं मिल रही है। तो इस कारण आम आदमी पार्टी के कोई प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं है। बहरहाल एस चन्नी जी के पास एक बार फिर चलते हैं। जी सर्वेश जी, जी बोलिए। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मामला संवेदनशील है। देखिए वो बच रहे हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि पूरा का पूरा खालिस्तानी का ये मामला आ रहा है। अगर मामला संवेदनशील है तो जो सत्ता पक्ष है उसको तो और आगे आके मीडिया के माध्यम से लोगों को अपील करनी चाहिए। शायद वो पंजाब के लिए संवेदनशील ना मान रहे हो, पार्टी के लिए संवेदनशील मान रहे हो, इस वजह से आने से उन्होंने अंतिम समय पर मना कर दिया। बहरहाल एस चन्नी जी के पास चलते हैं। चन्नी जी, बीजेपी के पास सबसे बड़ा प्रचार और सबसे आधुनिक प्रचार तंत्र है। बीजेपी सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है, सबसे बड़ा कैडर बेस है। ये हम नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कहते हैं और बीजेपी के सभी नेता ये कहते हैं। लेकिन फिर भी चुनाव के समय आप अपनी बातों को सही तरीके से जनता के बीच नहीं ले जा सके, जनमत नहीं मिल सका। और इससे पहले भी हमने देखा है कि बीजेपी की सरकार ने केंद्र में जो निर्णय लिया था उसे ये कहकर वापस लिया कि हम ठीक से समझा नहीं पाए। तो ये इतनी गंभीर समस्या है खालिस्तान की, उसे भी आप ठीक से जनता को नहीं समझा पाए तो ये समस्या तो और विकट होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो ये पता है, ये मैं फिर कहता हूं कि पंजाब का दुर्भाग्य, पंजाब में जो वोट मिली है इस बार, मैं तो पंजाब का रहने वाला हूं, वो आपको भी नहीं मिली, केजरीवाल को भी नहीं मिली, भगवंत मान को भी नहीं मिली। वो वोट मिली है बदलाव के लिए, क्योंकि लोगों में जो रवैती पार्टी थी, चाहे पहले अकाली दल बीजेपी की सरकार रही 10 साल, हम तो उसमें खैर माइनर पार्टनर थे, हमारा कोई से भी नहीं था और मैं तो गवर्नमेंट में था तब, मेरे को मालूम है कि बीजेपी के जो एमएलए मिनिस्टर की कितनी चलती थी। एनी हाउ वी कांट डिसोन इट। और उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और उसमें भी मतलब ये जैसे लूट चली, चाहे रेता का तार, जो शराब का माफिया था, पता नहीं क्या क्या था, जो भी अमरिंदर सिंह जी ने माना, और उसके बाद चन्नी के भांजे से 10 करोड़ रुपया मिल जाना, वो तो सभी को मालूम है। उन बातों में जाने का ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो कि कितना दुर्भाग्य है, बदलाव के लिए वोट दी लोगों ने और इन्होंने बदलावखोरी शुरू कर दी।
बदलाखोरी भी ऐसी कर रहे हैं। देखो जैसे अपने सर्वेशकर जी भी बता रहे थे कि एक शब्द नहीं बोला, ना भगवंत मान ने बोला। आप ये कहो कि जी एंटी सोशल एलिमेंट्स का ये काम था, हम उनको काबू करें। एक साइड का पर तो एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्शन ले लिया, दूसरी साइड कहते हैं कि अकालियों का, कांग्रेस का, बीजेपी का, शिवसेना का काम है। मतलब कोई बंदा उनका कोई मेंबर तो है ही नहीं है, और कोई कहा ऐसी कोई बात भी नहीं थी। देखो एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट, कोई पार्टी, कोई वर्ग हो, कोई संस्था, उसमें रहते हैं और छुपे भी रहते हैं, आ भी जाते हैं। अगर आप टाइमली एक्शन लो तो कोई बात ही नहीं ऐसी होनी चाहिए। और दूसरी बात देखो, कुमार विश्वास के अगेंस्ट एक्शन ले लिया, अलका लांबा इनके पार्टी के पुराने साथी हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया, और गुरुप्रसाद पन्नू के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं बोला, और अभी भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो ये अभी देखो, कोई भी चैनल हो, जो पार्टी इन पावर होती है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो आके बताए कि क्या हालात हैं, क्यों हुए, और हम इसको कैसे काबू में करेंगे। और लोगों के देखो कुछ भी हो, बिजली में ना मिले, कोई और कोई चीज हो जाए, देखो जो लाइफ की सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, दैट इज दी थिंग और स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण ये है, अगर जान रही तो जहान रहेगी, अगर जान ही नहीं तो फ्री बिजली, फ्री पानी का क्या करेंगे और संपत्ति बनाकर क्या करेंगे। मनविंदर जी, जिस तरह से आरोप गंभीर लग रहे हैं और सीधे सरकार पर ही ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार की नीयत सही नहीं लग रही है, इस घटना को किस तरह से हैंडल किया जाए, अगर क्या लगता है आगे फिर कुछ इस तरह से हो तो परिस्थितियों में कुछ सुधार की संभावना है या हालात और बिगड़ेंगे? इधर आम आदमी पार्टी से कोई भी मेरे ख्याल से आशा नहीं की जा सकती। उसकी वजह है क्योंकि आप देखो, पिछले जब केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के प्रधान हैं, पंजाब में आते हैं प्रचार के लिए इलेक्शन के, तो आतंकियों के घर में आके डिनर करते हैं। आपको भी पता होगा, यहाँ पे मोहाली में एक बार रात ठहरे हैं, वो डिनर किया, और जलंधर में भी किया। ठीक है, वो तो सीधा ही एक सपोर्ट करने जैसा आतंकी संगठनों को। और जब तक इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती या इसमें दखल अंदाजी नहीं करती, माहौल खराब हो सकता है जी। सर्वेश्वर जी, आपको भी लगता है कि क्या अभी सही समय है, शुरू में ही अगर समस्या का समाधान तलाश लिया जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, या केंद्र कर भी रहा होगा अंदरूनी तौर पर, इंटेलिजेंस केंद्रीय काम कर रही होंगी? देखिए दीपक जी, भारत की सबसे बड़ी मतलब अभी विकट समस्या भारतवर्ष में ये है कि हमारे दो बॉर्डर स्टेट, एक उधर बांग्लादेश से सटा हुआ बंगाल, वहां पे टीएमसी का शासन है, और ये एक पंजाब जो बॉर्डर स्टेट है, संवेदनशील स्टेट है, वो एक ऐसे पार्टी के हाथ में चला गया है कि जिसके तार जो है एक आतंकवादी संगठन से जुड़ रहे हैं। ममता बनर्जी भी बांग्लादेशियों पे मेहरबान है और उनको पूरे तरीके से अपने राज्य में जगह जगह बसा रही है। तो केंद्र सरकार को पूरे तरीके से एक्टिव मोड में आना पड़ेगा। भाई देश की सवाल है, लोग उनपे कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए कि लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार कोई एक्शन लेगी तो भाई देश को बचाना है। पॉलिटिकल पार्टी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, देश जब एक रहेगा तभी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता हासिल करेंगी और जनमत को तो दरकिनार नहीं कर सकते ना, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, ऐसे में जनमत को दरकिनार नहीं कर सकते, समय का अभाव है, लेकिन हम चाहेंगे कि एसएस चन्नी को दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन जो ये चीजें उभर के आई, कितने महीने हुए हैं अभी आम आदमी पार्टी को सत्ता संभाले, 16 मार्च को सत्ता संभाली थी ना, और आज देखिए आज हम बैठे हैं 1 मई को और 29 मई को ये घटना हो चुकी है। तो इसकी गंभीरता को आप समझने की कोशिश करिए और केंद्र सरकार जरूर इस पे कदम उठाएगी। जी चन्नी जी आप देखो ना, मनविंदर जी कुछ कह रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, अकाली दल की भी सरकार रही है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंदिर पे अटैक हुआ हो। आप देखो ना जी, और ये मंदिर पे इतना बड़ा अटैक होता है, एक
धर्म का मामला है, किसी की आस्था का बिल्कुल, मामला इससे है। ये प्रतीत होता है कि ये चिंगारी भड़काने का ही पूरा षड्यंत्र था कि चिंगारी को भड़काकर आग का स्वरूप दिया जाए और इसलिए मजहबी उन्माद में तब्दील किया जाए। सिख और हिंदू समुदाय में जो विभेद पैदा करने का प्रयास होता रहा है उसे और बढ़ावा दिया जाए। लेकिन एस एस चन्नी जी, चलते चलते संक्षिप्त में आपसे भी ये जान लेना चाहेंगे, चूंकि आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और विभिन्न पदों पर पदस्थापित रहे, उच्च पद पर, तो क्या लगता है कि केंद्रीय एजेंसियां तो काम कर ही रही होगी, क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी? देखो, ऐसी बात है, फिर ये सभी लोग बीजेपी के पीछे पड़ जाते हैं कि ये जो फेडरल सिस्टम है उसको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अभी देखो 50 किलोमीटर तक तो बीएसएफ का सहयोग मिल रहा है और कितनी हेरोइन और कितना कुछ मिल रहा है। और अगर वो ना हो और ना काबू करें तो पंजाब का क्या हाल होगा? पंजाब की जवानी खाएगी और पंजाब की जवानी कहाँ जाएगी? पर ये मेरे को अफसोस, मैं आपको और भी बता देता हूँ, शायद आप तक किसी ने नोटिस किया कि नहीं, कि मलेरकोटला जो डिस्ट्रिक्ट है नया बना है अभी, उसके डीसी के दफ्तर के बाहर पोस्टर भी लगा और फ्लैग भी लगा खालिस्तान, उसका भी किसी ने नोटिस नहीं लिया। वो भी मतलब डीसी का ऑफिस तो होता है जहाँ राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी होती है, और क्यों लगा भी, कैसे लगा, किसने लगने दिया? तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये सरकार बहुत, चलो बदलाव आया, लोगों ने ट्राई किया कि बहुत पहले उनको 70 साल दे दिया, अब इनको भी एक मौका, जैसे कहते हैं। तो एक मैं और बताता हूँ आपको कि एक मौका केजरीवाल को दे दो, तो कहते ही एक मौका केजरीवाल नू, बिजली ना दिन नू ना रात नू, तो बिजली का संकट भी बहुत है पंजाब में। चलिए, बिजली मिल रही हो या ना मिल रही हो, बिजली के झटके जरूर लग रहे हैं, क्योंकि एक सोया हुआ सांप फिर से जाग रहा है, फुफकार रहा है और ये नुकसान पहुंचाएगा पंजाब को, पंजाब के लोगों को। सरकार तो अपना काम करेगी और सरकार तक ये आंच पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन लोगों तक जरूर पहुंचेगी। तो ऐसे में लोगों को समझने की आवश्यकता है। जैसा हमारे मेहमान बता रहे थे कि पिछली बार जब ये आग लगी थी तो लोगों के प्रयास से ही इस आग को बुझाया गया था, तो लोगों को ही आगे आना होगा हिंदुस्तान को बचाने के लिए, पंजाब को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस एस चन्नी जी, सर्वेश पाठक जी और साथ ही हमारे साथ मनविंदर राणा जी जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए, इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।